आज हम समाज विषय कक्षा 10 में अर्थशास्त्र में का पहला अध्याय विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। विकास, आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे देश की राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। इस अर्थ में राष्ट्रीय आय को विकास का मापदंड माना गया है। यह मापदंड उत्पादन के स्वरूप पर प्रकाश नहीं डालता और न ही आय और धन के वितरण पर ध्यान देता है। इसलिए कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, किंतु प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े भी हमें आय और धन के वितरण के संबंध में कुछ नहीं बताते। अतः कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार भौतिक कल्याण में सतत दीर्घकालीन उन्नति और आर्थिक विकास है। संक्षेप में किसी देश का आर्थिक विकास गरीब लोगों का पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके रहन सहन की दशाओं के अनुसार सुधार करने तथा उनके लिए काम के अधिक अवसर और अतिरिक्त समय प्रदान करने से संबंधित है। आर्थिक विकास का लक्ष्य माने किसी भी देश के आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या होता है? विभिन्न लोगों की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं अलग अलग होती है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, अर्थात वे चीजें जो उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सके, और इन इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति की ही विकास के लक्ष्य हैं। अब इसमें आ जाता है आर्थिक लक्ष्य और गैर आर्थिक लक्ष्य। अब आर्थिक लक्ष्य में भी अधिक आय, नियमित रोजगार, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज तथा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें। यदि प्रति व्यक्ति को रोजगार घर में काफी प्राप्त हुआ और वेतन मजदूरी के अतिरिक्त अन्य बातों पर विचार किया जाएगा, जैसे मिलने वाली अन्य सुविधाएं, काम करने का वातावरण, सीखने के अवसर, उसी प्रकार गैर आर्थिक लक्ष्य में अधिक आय चाहने के अतिरिक्त लोग कुछ अन्य बातें भी चाहेंगे, जैसे समानता का व्यवहार, भेदभाव रहित व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से प्राप्त सम्मान। और कभी कभी गैर आर्थिक लक्ष्य आर्थिक लक्ष्यों से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आय के साथ साथ आय की सुरक्षा भी होनी चाहिए। इसके साथ ही विकास के मापदंड माने किस प्रकार से हम विकास का मापन करेंगे, माने किस देश का किस प्रकार से विकास हुआ, इस मापन में इस आधार पर सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टियों को लेकर अनेक आधार पर तुलना करते हैं। और तुलना का जो मापन होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे उसमें राष्ट्रीय आय विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। जिन देशों की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। और यह बात इस मान्यता पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का उपलब्ध होना, किंतु दो देशों के मध्य तुलना करने के लिए यह एक उपयुक्त मापदंड नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों में जनसंख्या अलग अलग होती है। अतः इससे हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। दूसरा, इसमें औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, दो देशों के मध्य तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को एक अच्छा आधार माना जा सकता है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है और इसे ही औसत आय भी कहते हैं। विश्व बैंक
कि विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का विकास का आधार पर वर्गीकरण करते समय इन्हीं मापदंडों का प्रयोग किया गया। यद्यपि यह तुलना के लिए उपयोगी है, किंतु इसका जो मुख्य दोष यह है कि यह आय के वितरण की उपेक्षा करता है। अतः यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ आय की समानता बढ़ती जा रही है अथवा धन का संकेंद्रण कुछ ही गिने चुने हाथों में हो रहा है, तो हम इसे विकास कदापि नहीं कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम दो देशों की तुलना करते हैं। उसमें एक दो देश को अ और दूसरे देश को ब नाम देते हैं। उसमें हम 5 व्यक्तियों की मासिक आय के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे देश ओ में पहला व्यक्ति 9500 9,500 कमाता है, दूसरा 10,500 कमाता है, तीसरा 9,800 कमाता है, चौथा 10,000 कमाता है और पांचवा 10,200 कमाता है और औसत कुल आय है इनकी 50,000। और इस देश में प्रति व्यक्ति आय होती है औसतन, हमने इसमें 50,000 में 5 का भाग दिया, औसतन प्रति व्यक्ति आय है 10,000 रुपये। उसी प्रकार से देश ब है, उसमें पहला व्यक्ति 500, दूसरा भी 500, तीसरा भी 500 कमाता है, चौथा भी 500 कमाता है और पांचवा व्यक्ति 4800 कमाता है, 48,000 कमाता है। यानी कुल इस देश के लोग भी 50,000 कमाते हैं और इनकी भी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 10,000। यद्यपि दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय समान है, अर्थात 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति औसतन, तथापि दोनों देश समान रूप से विकसित नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो देश ओ है उसके अधिकांश व्यक्ति के जो अंतर है, आय का अंतर है, डिफरेंस है, वो कम है। और ब देश में जो प्रति व्यक्ति आय है, जो प्रत्येक व्यक्ति कमाता है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। 4 व्यक्ति गरीबी है, 500 कमाते हैं, अर्थात काफ़ी कम कमाते हैं, और एक व्यक्ति 48,000 कमाता है, अर्थात वो धनी व्यक्ति है। इस हिसाब से हम देखेंगे तो अधिकांश व्यक्ति जो है वो और देश में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इस देश की आय का जो वितरण है उसमें समानता पाई जाती है। और जो ये उदाहरण से स्पष्ट है ओ और ब देश के, कि ओ में न कोई अधिक अमीर है और न अधिक गरीब है, जबकि ब में 5 में से 4 व्यक्ति केवल 80% लोग 4 व्यक्ति अर्थात 80% लोग गरीब हैं और 5वां व्यक्ति एक व्यक्ति ही यहाँ पर अमीर है। तो ये प्रति व्यक्ति के आधार पर जो आंकलन है वो उतना सटीक नहीं है। इसके साथ ही विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट दी 2006 में, उन्होंने देशों का वर्गीकरण करने का जो मापदंड माना उसमें वो प्रति व्यक्ति आय वाला माना, और इस आधार पर उन्होंने 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक जो देश कमाता है उसे समृद्ध देश की श्रेणी में रखा, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है उसे निम्न आय वाले देश में रखा, जबकि जिसमें भारत भी है, क्योंकि भारत निम्न आय देश में आता है, क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 2004 में 28,000 थी। अब समृद्ध देशों में, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है, वो आमतौर पर विकसित देश कहा जाता था। उसी प्रकार से ये इस आधार पर, लेकिन जो उनकी सीमाएं थी विश्व बैंक की, उसने जो मापदंड मांगना उसमें प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े
आय के वितरण के बारे में कुछ नहीं बताते थे कि किस प्रकार से वितरण हुआ। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद यह संभव हो सकता है कि देश में कुछ ही लोग अत्यधिक धनी हो और अधिकांश लोग अत्यधिक निर्बल, जो मैंने आपको भी उदाहरण क, अ और ब वाला दिया था। और प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना जन कल्याण में वृद्धि का सूचक अभी सूचक नहीं है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय दोनों मैंने जो उदाहरण दिया भी दोनों की बराबर है, लेकिन उसमें से एक देश तो के अधिकांश लोग क्या हैं, निर्धन है। उसी प्रकार से यूएनडीपी ने जो विकास का मापदंड माना, उसने विश्व बैंक से अलग माना। विश्व बैंक का जो विकास का मापने का मापदंड व्यक्ति व्यक्ति आय है, महत्वपूर्ण होते हुए भी, महत्वपूर्ण तो उसने भी माना, लेकिन महत्वपूर्ण होते भी मापदंड विकास मापने का यह अपर्याप्त और दोषपूर्ण मांगना, जो उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित जो मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों के शैक्षिक और स्वास्थ्य स्तर को भी आधार बनाती है, और इस प्रकार यूएनडीपी द्वारा अपनाए गए विकास के मापक थे प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय पहले इसने विश्व बैंक ने भी माना, इसने भी प्रति व्यक्ति आय को तो आधार माना ही, साथ में उसने जन्म के समय आयु संभावित, तीसरा उसने माना कि 15 वर्ष या उससे अधिक जनसंख्या में साक्षरता दर, और तीसरा अगला माना उसने 3 स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात शैक्षणिक का, उसमें उसने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जो माना कि भाई किस प्रकार से इनका स्तर है, इस आधार पर उसने उस देश के विकास और दो या दो से अधिक देशों के विकास का तुलना, समृद्धि, विकसित देश की तुलना की, कौन विकसित है और कौन अविकसित है। उसी प्रकार इसमें आंकड़े पंजाब और केरल राज्य के तुलनात्मक भी हैं। और इसमें एक शब्द आया है धारणीयता। धारणीयता है धारणती विकास, माने धारणीयता विषय विकास। अब ये धारणीयता का क्या अर्थ है? इसका है विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया वह भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे। आपने उसमें शायद भूगोल में पढ़ा सतत विकास, सतत पोषणीय विकास वही है कि धारणीयता का विकास है, विकास का वह स्तर जो हमने प्राप्त किया वह भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे। यदि विकास पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है तो इसके दुष्परिणाम भावी पीढ़ी को भुगतने होते हैं, और वास्तव में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों ही अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। आज हमें ऐसा विकास चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करें, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपयोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। ऐसा विकास धारणीय विकास कहलाता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते समय यह ध्यान रखे कि इससे भावी पीढ़ी की पूर्ति क्षमता बाधित न हो। कुछ अर्थशास्त्री जो अर्थविद के ज्ञाता हैं वो धारणीय विकास का अर्थ मौलिक स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में लगाते हैं, और इसे आय, शैक्षिक सेवा, स्वास्थ्य सुविधाएं, जलापूर्ति आदि के रूप में परिणात्मक रूप में मापा जा सकता है।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास भावी पीढ़ी को कम से कम वर्तमान संसाधनों की पूर्ति क्षमता को बनाए रखने का आश्वासन है। हमारा कर्तव्य है कि हम भावी पीढ़ी को एक स्वस्थ एवं व्यवस्थित पर्यावरण प्रदान करें और विकास के ऐसे उपाय न अपनाएं जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। इस प्रकार से किसी भी देश का विकास संभव है। इस विकास वाले पाठ में इतना ही इसमें है जो मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे और इसमें बीच में जो भी प्रश्न आए हैं उनका अवलोकन भी करेंगे और लिखने का प्रयास भी करेंगे।